नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 18 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज लेट हो गया है, बट समझिए सैटरडे या संडे को कभी कभार वीडियो लेक्चर्स लेट हो जाते हैं, खासकर ये एडिटोरियल वाला वीडियो लेट हो जाता है, क्योंकि देखिए बड़े आराम से 4 घंटा चला जाता है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने में। और ओवरऑल कभी किसी दिन छुट्टी मिल जाती है तो मैं थोड़ा लेट तक सो जाता हूँ। ओवरऑल वैसे भी डेली रूटीन में 14-15 घंटे का दिन का काम होता है, तो कभी कभी वीडियो लेट होती है, लेकिन शाम तक वीडियो आएगी जरूर। जिस दिन नहीं आएगी, मान लीजिए एक दिन डिले होती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई डिले होगी किसी न किसी वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम के माध्यम के। तो इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहरहाल शुरू करते हैं अपना डेली न्यूज और एडिटोरियल का लेक्चर। कौन कौन सी न्यूज है? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज गौतम अदानी को लेके है। गौतम अदानी की कंपनियों के काम करने के रिस्पेक्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम के ओवरऑल एक इंस्टीट्यूट ने, आप कह लो एक शॉर्ट टर्म सेलर इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म था वो, उसने ओवरऑल यहाँ पे कुछ खुलासे किए। उस खुलासे के चलते अदानी के स्टॉक्स कई लाखों करोड़ रुपए से गिर गए। अब इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज की डेट में स्टॉक मार्केट में केवल कॉर्पोरेट नहीं पैसा इन्वेस्ट करता है, एक इंडिविजुअल आम आदमी भी पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये कॉर्पोरेट्स में प्रॉपर, अगर आप देखो ये स्टॉक मार्केट में प्रॉपर क्या कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं एक आम आदमी की सेविंग्स को बचाने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में कमेटी बनाने की बात की सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र की सरकार ने जवाब दिया कि ठीक है भाई, आप कमेटी बनवा रहे हो तो बनाओ, लेकिन कमेटी की फाइंडिंग को थोड़ा सीक्रेट रखो। कमेटी की फाइंडिंग्स आपको सील्ड कवर में दी जाएंगी, क्योंकि इस प्रकार की बातों को अगर आप ओपन में पब्लिक में लेके आओगे तो सरकार की थूथू होगी। ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट्स के रेगुलेटर सेबी के ऊपर सवाल आएगा। इससे हमारे जो शेयर्स हैं, जो हमारा निफ्टी है, जो हमारे सेंसेक्स इंडेक्स हैं, ये और नीचे गिर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टैंड को मानने से मना कर दिया। उन्होंने बोला अदानी केस में जो भी बातचीत होगी सील्ड कवर में नहीं होगी, ओपनली होगी। फिर भाई शिवसेना का नाम, शिवसेना का इलेक्शन सिंबल किसके पास जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला एकनाथ शिंदे के फैक्शन के पास जाएगा। ये क्या है इसको देखेंगे। दिल्ली मेयर पोल्स को लेके ओवरऑल जो आप और बीजेपी में लड़ाई चल रही थी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डालेंगे, बीजेपी बोल रही थी, आप बोल रही थी नहीं वोट डालेंगे। अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं वोट डालेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एंड ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, इस न्यूज को देखेंगे। आर्टिकल 370 के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फिर से बोला कि जल्दी केस को लिस्ट करेंगे, बट लिस्ट हो नहीं रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। 2 ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया यूएपीए के अंदर। ये क्या है इसको देखेंगे। और इंडिया में 1000 से ज्यादा पैंगोलिन्स की ट्रैफिकिंग और पोचिंग हुई है 2018 से लेकर 2022 के बीच में। और ये तो वो केसेस जो सीज हुए हैं, जाने कितनी तो निकल गई होगी। तो इस न्यूज को देखेंगे। उसके बाद एडिटोरियल्स की बात करिए तो सोशल सिक्योरिटी एंड द स्टोरी ऑफ 2 बजट्स। ये बेसिकली यूनियन बजट को राजस्थान के बजट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यूनियन बजट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तालिबान की मिसोजिनी, तालिबान जिस प्रकार के वुमेन राइट्स को वायलेट कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर एग्जीक्यूटिव फियाट, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के गौतम अदानी के साथ ओवरऑल रिलेशंस को लेके पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया था, उनके वर्ड्स को एक्सपंज कर दिया गया था। तो इस कंटेक्स्ट में इस चीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको देखेंगे। मनरेगा के रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, कैसे ऑफ कोर्स जा रही है, इसके बारे में आर्टिकल है। तो काफी सारी हम लोग चीजें डिस्कस करने वाले। सैटरडे है, उसके हिसाब से न्यूज और एडिटोरियल्स पर ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, लेक्चर की एंगेजमेंट को यूट्यूब पे बढ़ाने के लिए, ओवरऑल ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करवाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स मतलब हर चीज, एवरीथिंग ऑल द वे। जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस में यूजेज अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। आई वांट to know everything there is to know about this merger, the whole 9 yards of the deal। मतलब ये जो पर्टिकुलर मर्जर हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, इसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है A to Z। मतलब होल 9 यार्ड्स ऑफ द डील जाननी है, उस डील के अगवाड़ा पिछवाड़ा सब कुछ, ओवरऑल एक एक इंटीग्रिटी सब कुछ जानना है। ठीक है भाई। पहली न्यूज जिस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सील्ड कवर सजेशंस इन अदानी केस। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के सील्ड कवर के अंदर जो सजेशंस लिखे हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में ट्रांसपेरेंसी को चुना है। अभी हिंडनबर्ग रिसर्च की डैमनिंग रिपोर्ट आई थी, जिसने ये बोला कि अदानी ग्रुप ओवरऑल स्टॉक मैनिपुलेशन करता है, अकाउंटिंग फ्रॉड करता है और अपने स्टॉक्स को ओवर वैल्यू दिखाने की कोशिश करता है। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो सरकार का सजेशन क्या था कि ठीक है भाई, आप कमेटी बना लो, मतलब सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना ले, और उस पर्टिकुलर कमेटी की रिपोर्ट को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर में रखेंगे।
तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ऐसे तो पब्लिक का कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर सरकार की कही हुई बात की इस चीज को सील्ड कवर में कर लो, एक ऐसी चीज के रिस्पेक्ट में जो स्टॉक मार्केट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात कर रहा है, तो क्या ही मजा आएगा, लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, क्या हुआ पीठ पीछे पता ही नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, ये सील्ड कवर वाला काम नहीं हो पाएगा। अगर आप देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद की एक कमेटी बनाने की बात की थी, जो कि ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर्स को इस प्रकार की वैल्यू क्रैशेस से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बातचीत करेगी। तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने बोला 7 मेंबर की कमेटी बनाई है, जिसमें होम सेक्रेटरी भी होंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर होंगे और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज उसको लीड करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन सरकार के इस स्टैंड को कि इसके रिकमेंडेशन को सील्ड कवर में पेश किया जाए, इसको मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इनफैक्ट ओवरऑल यहां पे जो कमिटी है वो इन बातों के ऊपर भी बात करेगी कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च है, इसने अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर एक शॉर्ट पोजीशन ली और उस शॉर्ट पोजीशन से पैसा कमाया। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि शॉर्ट पोजीशंस क्या होती हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। देखिए, मान लो आप एक बहुत बड़े स्टॉक इन्वेस्टर हो, आपको पता है कि यार, आपको मालूम है स्टॉक, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि यार स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सा शेयर के दाम ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर का दाम नीचे जाएगा, मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज बिल्कुल कम है। हाँ, बेसिक निटी-ग्रिटीज मैं आपको पढ़ा देता हूं कि यार स्टॉक मार्केट ऐसे काम होता है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, ये सब चीजें जो टेक्निकल टर्म्स में मैं समझा दूंगा आपको, बट स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कौन से शेयर में पैसा लगाना है, ये नहीं पता। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे मार्केट के अंदर जिनको ऑब्वियस सी बात है स्टॉक्स के बारे में बहुत कुछ पता है और वो लाखों करोड़ रुपए कमाते भी हैं। अब ऐसे लोग शॉर्ट सेलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि मान लो आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है ना, एज एन इन्वेस्टर आप रेगुलरली मार्केट की मूवमेंट्स को देख रहे हो। अब मान लो कि मैं कोई इंडिविजुअल हूं ए, या फिर मैं अपना बात नहीं करता हूं, एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी, और यहां पे एक इन्वेस्टर आ गया आई। ए के पास अदानी ग्रुप के 1000 शेयर्स पड़े थे, ठीक है ना, और वो 1000 शेयर्स की अभी प्रेजेंट कीमत मान लो थी 5000 रुपए एक शेयर की। तो ए के पास अदानी ग्रुप के 1000 शेयर खरीदे थे, पड़े थे, एक शेयर की कीमत थी 5000 रुपए। ठीक है भाई, ये इन्वेस्टर यहां पे आया। इस इन्वेस्टर आई ने ए से बोला कि तुम एक काम करो, ये जो 1000 शेयर हैं अदानी के, ये मुझे तुम उधार दे दो। मतलब ए यहां पे आई इन्वेस्टर को 1000 शेयर अदानी के उधार दे देगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये आधार दीन धर्म में नहीं दे रहा है, उस उधार का आप कह लो कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ये आई इन्वेस्टर ए को पे करेगा, जो भी होगा उनकी म्यूचुअल डीलिंग से डिसाइड हो जाएगा। और ये जो इन्वेस्टर है आई, वो ए से अदानी के 1000 शेयर्स उधार ले लेगा। ठीक है, अब उधार लेके क्या इनकी खिचड़ी बनाएगा ये इन्वेस्टर? नहीं, ये इन्वेस्टर इन 1000 शेयर्स को जाके मार्केट में बेच देगा। अब अगर वो मार्केट में जाके बेचेगा तो एक शेयर है 5000 रुपए का, और 1000 शेयर्स मार्केट में बेचे तो टोटल वैल्यू कितनी होगी शेयर्स की? तो टोटल वैल्यू हो गई शेयर्स की लगभग आपकी 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए यहां पे इस इन्वेस्टर आई के पास आ जाएंगे। लेकिन अब आप समझिए, आई इन्वेस्टर ने ए से 1000 शेयर्स अदानी के उधार लिए हैं, तो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद वो 1000 शेयर्स वापस भी करने हैं ए को, आई को। तो आई ने उधार लेके 1000 शेयर्स मार्केट में बेच के 50 लाख रुपए अपनी जेब में डाल लिए, लेकिन अभी 1000 शेयर अदानी का वापस भी करना है ए को। अब क्या हुआ, एकदम से कोई स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है जैसे अभी होता है, और अदानी के शेयर की कीमत गिर जाती है, तो अब ये जो 5000 रुपए का शेयर है ये आ जाता है 3000 रुपए पे। तो अब अदानी का एक शेयर मार्केट में बिक रहा है 3000 रुपए का। तो ये 3000 रुपए का शेयर मार्केट से खरीदने के लिए आई को कितना रुपया देना पड़ेगा 1000 शेयरों के लिए? 30 लाख रुपया। तो 30 लाख रुपया खर्च करके जिस 1000 शेयर को बेच के इस आई इन्वेस्टर्स ने 50 लाख रुपए अपने पास रखे थे, वही 1000 शेयर अब खरीदने के लिए इस आई इन्वेस्टर को अपनी जेब से केवल 30 लाख रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। तो 30 लाख रुपया दे के 1000 शेयर लेके ए को वापस कर देगा आई, और 20 लाख रुपए का अपना प्रॉफिट कर लेगा। ये बेसिकली होती है शॉर्ट सेलिंग। मतलब शॉर्ट सेलिंग में अगर आपको पता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के दाम आगे आने वाले समय में गिरने वाले हैं, तो आप उधार ले लेते हो उन शेयरों को किसी और थर्ड पार्टी से। उसके बाद उनको बेच के जितना पैसा आपको मिलता है वो पैसा आप अपने पास रखते हो। जैसे शेयरों के दाम गिरते हैं, आप गिरे हुए दाम पे शेयर खरीद लेते हो, और ओवरऑल जो
फर्क होता है वो प्रॉफिट कमा ले। तो जैसे यहां पे 50 लाख माइनस 30 लाख 20 लाख का प्रॉफिट हो गया इस इन्वेस्टर आई को शॉर्ट सेलिंग करके। हालांकि शॉर्ट सेलिंग हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है, कभी कभी शॉर्ट सेलिंग में घाटा भी हो जाता है। तो यहां पे एक ऐसी पिक्चर भी प्रेजेंट की जा रही है कि जो हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी है ना, इसने यहां पे बड़े स्केल पे शॉर्ट सेलिंग करी है। अदानी के खिलाफ यहां पे ओवरऑल बात फैलाई। अदानी के जब शेयर्स गिरे उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके तगड़ा पैसा कमाया है, डोमेस्टिक मार्केट से भी और इंटरनेशनल मार्केट से भी। और जो भी इस पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी को अपना रहा था हिंडनबर्ग रिसर्च के साथ मिलके, उसको भी यहां पे इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लेके आएगी ये कमेटी। हालांकि अब ये कमेटी कितनी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी इस बात पर डाउट है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, इंडिया में बेस्ड नहीं है। तो शॉर्ट सेलिंग आपको समझ में आ गई होगी और ओवरऑल कमेटी क्या क्या कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला सील कवर नहीं लेंगे, ये सारे पॉइंट्स से सब समझा दिया। अब आगे आते हैं जीएस पेपर 2 इलेक्शंस, एकनाथ शिंदे फैक्शन गेट्स शिवसेना नेम सिंबल। तो भैया आपको पता होना चाहिए कि शिवसेना के अंदर बवाल हो गया था, एकनाथ शिंदे जी का अलग फैक्शन बन गया था और उद्धव ठाकरे साहब का अलग फैक्शन बन गया था। दोनों ही फैक्शंस क्लेम कर रहे थे कि ओरिजिनल शिवसेना पार्टी उनकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आप कह लो डिस्प्यूट पहुंचा। अभी के लिए सीएम कौन है महाराष्ट्र के अंदर, तो एकनाथ शिंदे साहब है। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनली बोल दिया कि शिवसेना पार्टी का नाम और पार्टी का जो ओरिजिनल सिंबल है बो एंड एरो, जो कि आपको यहां पे फोटो में भी नजर आ रहा है, ये एक्चुअली में बिलोंग करता है एकनाथ शिंदे के फैक्शन को। बेसिकली एकनाथ शिंदे के फैक्शन को वो ओरिजिनल पार्टी बोला गया है जिसको बाला साहब ठाकरे ने बनाया था। ठीक है, अब ये इलेक्शन कमीशन ने कौन से बेसिस पे बोला है, तो देखिए इस समय पे शिवसेना के 55 एमएलएज हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली में 55 एमएलएज हैं। अब इन 55 एमएलएज को जो टोटल वोट्स मिले थे ना, 76% वोट्स जिन कैंडिडेट्स को मिले थे वो कैंडिडेट्स एकनाथ शिंदे के ग्रुप के साथ हैं, और केवल 23.5% वोट जिस फैक्शन को मिले थे वो फैक्शन उद्धव ठाकरे के पास है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ओवरऑल इस पॉलिटिक्स में ज्यादा बड़ा प्रपोर्शन एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर रहा है, ना कि उद्धव ठाकरे को। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो ओवरऑल यहां पे शिवसेना पार्टी की असली आइडेंटिटी किसके साथ एसोसिएट की जा रही है, एकनाथ शिंदे के फैक्शन के साथ एसोसिएट की जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई उद्धव ठाकरे साहब बाला साहब ठाकरे जी के बेटे। देखिए यहां पे ओवरऑल इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी की भी बात हो रही है। यहां पे बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर न्यूज को इस प्रकार से डिसिफर करेंगे कि एकनाथ शिंदे फैक्शन के साथ तो बीजेपी मिली हुई है, तो बीजेपी के कहने पे इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कह दिया। बट इलेक्शन कमीशन ने यहां पे प्रॉपर तरीके से रीजनिंग दी है। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि शिवसेना के जो 55-56 एमएलएज हैं, इसमें से 40 एमएलएज एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करते हैं। शिवसेना के जो 18 रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में, उसमें 13 एकनाथ शिंदे के फैक्शन के साथ हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जिस बेसिस पे उद्धव ठाकरे साहब पार्टी की लीडरशिप को क्लेम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर बेसिस बहुत हद तक अनडेमोक्रेटिक है। शिवसेना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके ऊपर रिलाई करके उद्धव ठाकरे साहब इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो अनइलेक्टेड बेसिस पे कुछ ऑफिस बेरर्स को नॉमिनेट करेगा, बोर्ड को नॉमिनेट करेगा, और वो बोर्ड पूरी पार्टी के लिए डिसीजन लेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि यहां तो प्रेसिडेंट ने अपने मन मुताबिक किसी को भी नॉमिनेट कर दिया, कोई वोटिंग तो हुई नहीं, तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश की हर पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहा है कि भाई इनर पार्टी डेमोक्रेसी होनी जरूरी है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पे कुछ स्कैदिंग ऑब्जर्वेशंस किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई शिवसेना के अंदर एक फीफडम है, एक टेरिटरी स्फीयर है, जिसको एक पर्टिकुलर ग्रुप और पर्सन ही यहां पे ऑपरेट करते हैं। इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, शिवसेना के बारे में इलेक्शन कमीशन ने 1999 में भी अपनी टिप्पणी दी थी। इनफैक्ट ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकनाथ शिंदे के फैक्शन से बोला है कि तुम्हारी शिवसेना पार्टी का जो 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको अमेंड करिए और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हिसाब से लेके आइए। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में यह लिखा हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई डोमिनेंट ग्रुप नहीं होगा, एक पॉलिटिकल पार्टी की जो इंटरनल फंक्शनिंग होगी वो डेमोक्रेसी पे आधारित होगी। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कुछ लीडर्स के द्वारा नहीं लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे ओवरऑल कंसेंसस से, प्रॉपर वोटिंग से। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, किसी में भी इतनी डेमोक्रेसी नहीं है। आप कांग्रेस की बात कर लो तो हमेशा इल्जाम लगाया जाता है कि गांधी परिवार की चलती है। आप बीजेपी की बात कर लीजिए तो अक्सर का न्यूज़ में आता है कि भाई सिर्फ शाह साहब की और मोदी जी की चलती है।
तो इस प्रकार के इल्जाम हर पॉलिटिकल पार्टी, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लो तो ममता बनर्जी की चलती है और किसी की नहीं सुनती वो। तो कुल मिला के आप सपा बसपा की बात कर लीजिए, सपा में अखिलेश यादव हो गए, बसपा में आपकी मायावती हो गई। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये प्रॉब्लम है कि भैया वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते। शिवसेना भी फॉलो नहीं करती, लेकिन शिवसेना के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो गया। शिवसेना के अंदर दो फैक्शंस बन गए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई आप प्रेसिडेंट हो और आप बोल रहे हो कि मैं अपने मन मुताबिक बोर्ड बना के यहाँ पे वोटिंग करवा लूंगा और देख लूंगा कि कौन लीडर है, ये नहीं चल पाएगा। मैक्सिमम इलेक्टेड मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के फैक्शन को सपोर्ट कर रही है। तो शिवसेना का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी किसके साथ जाएगी? एकनाथ शिंदे के फैक्शन के साथ जाएगी। तो अभी के लिए ओवरऑल ये बो एंड एरो का सिंबल और शिवसेना नाम ये कौन इस्तेमाल करेगा? ये एकनाथ शिंदे जी का सेक्शन इस्तेमाल करेगा। और ओवरऑल उद्धव ठाकरे साहब के पास जो सिंबल दिया गया था फ्लेमिंग टॉर्च मशाल का, ये एसोसिएट किया जाएगा उद्धव ठाकरे जी के साथ। मतलब अब एक्चुअली में शिवसेना जो ओरिजिनल पार्टी थी उसकी आइडेंटिटी किसके साथ एसोसिएट हो गई है? एकनाथ शिंदे जी के साथ। ये कहीं ना कहीं आप कह लो उद्धव ठाकरे जी की फैक्शन के लिए बहुत ही पॉलिटिकली डीमोटिवेटिंग होगा। बट लेट्स सी वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज में। आगे चलते हैं। इलेक्शन सिंबल्स के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो ये एक स्टैंडर्डाइज सिंबल होता है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लोकेट किया जाता है। कैंपेनिंग के समय पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को इसी सिंबल के साथ एसोसिएट करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ये सिंबल छपा हुआ होता है और इस सिंबल से अनपढ़ लोगों को पता चल जाता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं पढ़ते हैं, वो इस पर्टिकुलर सिंबल को देख के पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई हमें इसे पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालना है। अगर देखा जाए तो 1960s में ये प्रपोज किया गया कि जो इलेक्टोरल सिंबल्स है ना पॉलिटिकल पार्टीज, इनका रेगुलेशन, रिजर्वेशन और अलॉटमेंट पार्लियामेंट द्वारा पारित एक लॉ के हिसाब से हो। लेकिन ओवरऑल देखो तो इसके रिस्पेक्ट में इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 निकाला गया है। इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ताकत दी गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। उनको नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दे सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। बाकी पार्टीज को सिंपली रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोला जाएगा। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को उसकी वोट परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या प्रिविलेजेस दिए जाएंगे ये डिसाइड करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 इलेक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दिल्ली मेयर पोल्स सेज नॉमिनेटेड कैन नॉट वोट। तो भैया दिल्ली में मेयरल पोल्स पड़ेंगे। 3 बार ये जो पोल पहले एक्सटेंड किए गए हैं अब वो दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी उसमें थे, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि भैया मेयर के इलेक्शन का नोटिफिकेशन 24 घंटे के अंदर आना चाहिए और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, वो मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब ने इसको विक्ट्री फॉर डेमोक्रेसी बोला है। मतलब देखिए अब क्या है ना, पहले हमने कुछ एडिटोरियल भी डिस्कस किए जिसमें ओवरऑल ये बोला गया है, बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि भाई दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बीजेपी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, आपको सही तरीके से काम नहीं करने दे रही है। आप ये बोल रहा था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते, लेकिन जो प्रो टाइम स्पीकर है वो बोल रहे हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट डालेंगे। अब एक्चुअली में अगर आप संविधान देखो तो भैया आर्टिकल 243 क्लॉज आर सब क्लॉज 2 में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटी में इलेक्शन होने के बाद जो म्युनिसिपल काउंसिल्स के इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही यहां पे वोटिंग डाल सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोटिंग नहीं डालेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखो आर्टिकल 243 आर क्लॉज 2 में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो आते हैं आपकी म्युनिसिपैलिटी के अंदर। और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 पढ़ लो चाहे आप संविधान पढ़ लो, दोनों ही जगह पे ये लिखा हुआ है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास राइट टू वोट नहीं है। तो जब नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास राइट टू वोट नहीं है तो कैसे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं कि भाई ये वोट डालेंगे? तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बोलना है कि भाई देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स जो पहली मीटिंग होगी उस पहली मीटिंग में वोट डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डाल सकते, और पहली मीटिंग में मेयर का इलेक्शन होगा। लेकिन दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली का और अब सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है कि भैया नॉमिनेटेड मेंबर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, तो वो वोट के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। ओवरऑल वो यहां पे वोट नहीं डाल सकते। जल्दी के मेयर इलेक्शन कंडक्ट कराओ, डेप्यूटी मेयर का इलेक्शन कंडक्ट कराओ और उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर वोट डालेगा और इलेक्टेड मेंबर वोट डालेगा तो वही मेयर जीतेगा जिसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मेजॉरिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। नेक्स्ट भैया जीएस पेपर 2 जुडिशरी आर्टिकल 370 केस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लेजेस टू टेक कॉल ऑन लिस्टिंग ऑफ प्लेयर्स। भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि हम जल्दी ही एक कॉल लेंगे कि कैसे पेटिशंस जो कि पुटअप की गई हैं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेके ओवरऑल इनको रिफ्यूट किया जाए। देखिए
जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जब 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, उसके बाद बहुत सारी पिटीशंस पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसने बोला था कि यह पर्टिकुलर एक्शन केंद्र की सरकार का गलत है। अब इस बात को लेके रेगुलरली पिटिशनर्स कहते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि जल्दी इस केस को लिस्ट करिए। तो यहां पे डीवाई चंद्रचूड़ साहब से बोला, चंद्रचूड़ साहब ने एश्योरेंस दी कि जल्दी लिस्ट करूंगा। 14 दिसंबर को भी चंद्रचूड़ साहब से बोला गया था, 14 दिसंबर को भी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बोला था कि मैं एग्जामिन करके एक डेट लिस्ट करूंगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब से पहले जो सीजीआई थे ललित साहब, उन्होंने के सामने भी 23 सितंबर 2022 को एक किस्सा आया, तो उन्होंने बोला था कि जल्दी मैं डेट एलोकेट करूंगा। तो आर्टिकल 370 के डिस्कशन को लेके पिटिशनर्स लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से रिलेटेड आप केस की लिस्टिंग करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पे केस की लिस्टिंग कर ही नहीं रही है। पिछली बार बहस मार्च 2020 में हुई थी और एक 5 जज की बेंच ने बड़ी बेंच को केस रेफर करने से मना कर दिया, कहा कि 5 जज की बेंच इसको देखेगी, लेकिन फिर बेंच आगे बन नहीं पाई। अब देखिए, जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो आर्टिकल 35A के थ्रू दिया गया था। आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में प्रोमलगेट किया गया था नेहरू कैबिनेट के कहने पे, और आर्टिकल 35A को प्रोमलगेट करने की ताकत आर्टिकल 370 के थ्रू मिली थी हमारे प्रेसिडेंट साहब को। अब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी एक आप कह लो प्रेसिडेंशियल अल्टीमेटम के थ्रू ही आर्टिकल 35A हटा दिया। आर्टिकल 35 से 370 के दम पे आया, तो 370 के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके 35A को सरकार ने यहां पे हटा दिया। जो पिटिशनर्स हैं वो पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इलीगल है, ये आर्बिट्रेरी है। पिटिशनर्स का ये बोलना है कि आर्टिकल 147 के अंदर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाने के लिए, या इनफैक्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में कोई भी डिसीजन लेने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसल्ट करना जरूरी था। यहां पे केंद्र की सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई भी डिस्कशन नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर का जो खुद का संविधान था आर्टिकल 147 के अंदर, उसके अंदर ये चीज साफ साफ लिखी हुई थी कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में कुछ चेंजेस को एग्जीक्यूट करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से, कम उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। यहां कोई भी बातचीत नहीं हुई, एकदम से 5 अगस्त का ऑर्डर आता है और आर्टिकल 370 और 35 से दोनों हटा दिए जाते हैं। तो ये इंडियन फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ओवरऑल संविधान के अगेंस्ट है, ये सब पिटिशनर्स यहां पे बोल रहे हैं। लेकिन देखिए अब काफी मुश्किल है, ये 2 साल से ज्यादा यहां पे बीत चुके हैं, आर्टिकल 370 हट चुका है, इसके आने के चांसेस काफी कम है और आना नहीं भी चाहिए। बेटर ये रहेगा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली आए, जम्मू एंड कश्मीर को पूरा एक राज्य बनाया जाए, एक ऐसा राज्य जो कि हमारे देश के बाकी राज्यों जैसा है, ना कि उसको किसी प्रकार का कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया। सॉरी दोस्तों, हो सकता है बैकग्राउंड से आपको कुछ आवाज आ गई हो। आज शिवरात्रि है, शिव भगवान का फेस्टिवल है, तो अगल बगल लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, माइक पे कुछ बोल रहे हैं, गाने बज रहे हैं भगवान के, तो हो सकता है आपको पीछे से कुछ डिस्टर्बेंस सुनाई पड़ रहा हो, तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी पोचिंग। ओवर 1000 पैंगोलिन्स पोस्ट एंड इंडिया बिटवीन 2018 और 2022, मतलब 2018 से 2022 के बीच में इंडिया के अंदर 1000 से ज्यादा पैंगोलिन्स को पोच किया गया। एक्चुअली में ज्यादा को पोच किया गया होगा, रिपोर्टिंग कम है। तो वर्ल्ड पैंगोलिन डे ऑब्जर्व किया गया 18 फरवरी को। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इसको यहाँ पे ओवरऑल आप कह लो कि ऑर्गेनाइज किया है। इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स को रोकने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। ये एक फैक्ट शीट लेके आया जिसमें बोला गया कि 1203 पैंगोलिन्स को इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया के अंदर इस्तेमाल किया गया 2018 से लेकर 2022 के बीच में। 24 स्टेट्स और 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया से पैंगोलिन्स के सीजर हुए हैं या फिर उनके डेरिवेटिव्स के सीजर हुए हैं। सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स अगर देखने को मिले तो ओडिशा में मिले, 154 पैंगोलिन्स के सीजर हुए हैं 74 इंस्टेंसेस में। 47 इंस्टेंसेस में 135 पैंगोलिन के सीजर हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो पब्लिकेशन है जिसका टाइटल है इंडियाज पैंगोलिन्स बरीड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इसने 342 इंसिडेंट्स को यहाँ पे ट्रैक किया है और उसमें 8 इंसिडेंट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग के भी मिले। मतलब पैंगोलिन की इलीगल ट्रेडिंग हो रही है, साफ साफ यहाँ पता चलता है। इनफैक्ट ट्रैफिक का जो इंडियन ऑफिस है उसके जो कोऑर्डिनेटर है मरवीन फर्नांडिस, इसका ये बोलना है कि जितने भी पैंगोलिन के सीजर हुए हैं 50% सीजर्स लाइव पैंगोलिन्स के थे, मतलब और पूरी की पूरी पैंगोलिन एनिमल जा रहा था, और 40% सीजर्स में पैंगोलिन के जो स्केल्स मिलते हैं ना बॉडी पे, ये मिले। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इंडिया में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैंगोलिन ट्रैफिकिंग इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। सीजर्स भी बहुत सारे हुए हैं,
ज्यादातर ये जो पोचर्स होते हैं वो पेंगोलिन की स्मगलिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स चाइना में चीजों को बेचने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया में बेचने के लिए। आपको पता भी है कोरोना के समय पे न्यूज निकल के आएगी कि चाइना में पेंगोलिन खाए जाते हैं, क्या क्या है कुछ भी खा लेते हैं। पेंगोलिन का मीट एक डेलिकेसी, एक बड़ा ही आप कह लो स्वादिष्ट मीट माना जाता है और इसको इसलिए भी कंज्यूम किया जाता है कि ऐसा बताया जाता है इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज है। और पेंगोलिन के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं ना, इनको भी मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस पर्टिकुलर पेंगोलिन की बहुत बड़े स्केल पे स्मगलिंग होती है। इट इज द मोस्ट ट्रैफिक्ड वाइल्ड एनिमल ग्लोबली। इंडिया में 2 स्पेशीज पाई जाती है पेंगोलिन की, एक तो इंडियन पेंगोलिन जो कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और एक चाइनीज पेंगोलिन जो कि बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम के इलाकों में पाया जाता है, साउथ एशिया में पाया जाता है। दोनों ही जो स्पेशीज हैं वो इंडिया के शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स में प्रोटेक्टेड है। और अगर आप देखो अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, तो वहां पे भी इनको मोस्ट इंडेंजर्ड बोला गया है। और अगर आप IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेन्ड स्पीशीज देखोगे तो वहां पे इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इस पर्टिकुलर पेंगुइन को स्केली एंट ईटर भी कहा जाता है। स्केली क्यों कहा जाता है तो आप इसके बॉडीली स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं, स्केल्स निकले हुए तो स्केली कहा जा रहा है। और एंट ईटर मतलब ये इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। तो चूंकि ये इंसेक्ट खाते हैं इनको इकोलॉजिकल क्लीनर भी बोला जाता है, तो ये प्रेडेटर भी हैं। और चूंकि ये दूसरे जानवरों के द्वारा शिकार भी किए जाते हैं तो ये प्रे भी हैं, ठीक है ना। तो दे एक्ट एज अ प्रेडेटर एंड प्रे बोथ। इंसेक्ट्स को फीड करके कहीं ना कहीं हमारे इकोलॉजी को साफ करते हैं, इकोसिस्टम इंजीनियर इसलिए इसको बोला जाता है। ये बरोज बनाते हैं, ठीक है। बरो बनाने से होता क्या है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर सर्कुलेट होता है, सॉइल मॉइस्चर, एरेशन, कम्युनिटी प्लांट सक्सेशन, इन सब में कहीं ना कहीं ये पेंगोलिन अपना रोल प्ले करते हैं। ट्रैफिक के हिसाब से 2018 में 2018 की जो रिपोर्ट आई थी ट्रैफिक की, उसका ये बोलना था कि 2009 से लेकर 2017 के बीच में 6000 पेंगोलिन्स की स्मगलिंग हुई है इंडिया के अंदर। तो बेसिकली कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन की जरूरत है ताकि इस स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके DNA बेस्ड टेक्नोलॉजीज की मदद से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से, कमिटमेंट से, कोऑर्डिनेशन से वगैरह वगैरह। फिर भैया अगली न्यूज जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज लिंकेजेस टू टेररिज्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2 आउटफिट्स को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है UAPA के अंदर, ठीक है ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन से हैं? खालिस्तान टाइगर फोर्स, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स। तो UAPA 1967 के अंदर इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस को डेजिग्नेट किया है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक पंजाब का रेजिडेंट है हरविंदर सिंह संधू अलियास, उसको रिंदा भी बोलते हैं, इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है UAPA के अंदर। ये रिंदा इन्वॉल्व है खालिस्तान टाइगर फोर्स से, और ये बता पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक खालिस्तान टाइगर फोर्स पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है। ऐसा बताया जाता है कि रिंदा लाहौर में रह रहा है इस समय पे। अगर आप देखो तो जम्मू एंड कश्मीर जो गजनवी फोर्स थी, ये 2020 में टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर की गई। ओके, मतलब बेसिकली टेररिस्ट आउटफिट की तरह इसका रोल 2020 में क्लियर हुआ, अभी के लिए इसको टेररिस्ट आउटफिट ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया। इसके लिंक्स हैं बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, तहरीक मुजाहिदीन, हरकत उल जिहाद ई इस्लामी, इन्फिल्ट्रेशन बिट्स, नारकोटिक्स, वेपन स्मगलिंग, टेरर अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इन सब में इसका डायरेक्ट रोल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को थ्रेटन करते हैं इंडिया के अगेंस्ट सोशल मीडिया आउटफिट पे, ओवरऑल एक इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखो खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो ये बना था 2011 में। इट वाज एन ऑफशूट ऑफ बब्बर खालसा इंटरनेशनल। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको पता है। ये जो KTF है खालिस्तान टाइगर फोर्स, काम क्या है इसका? पंजाब में टेररिज्म रिवाइज करना, खालिस्तान बनाना, पंजाब के स्टेट को इंडिया से अलग करना। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की इंटीग्रिटी, यूनिटी, नेशनल सिक्योरिटी और सोवेरेनिटी के अगेंस्ट इसकी साजिश है। KTF बहुत सारे टेररिस्ट केसेस, टारगेटेड किलिंग्स में इन्वॉल्व है। इसको फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है इसके मेंबर्स को। सोफिस्टिकेटेड वेपनरी में ये इन्वॉल्व होते हैं फॉरेस्ट बेस्ड हैंडलर्स की मदद से। और यहाँ पे जो हरविंदर सिंह सिंधू है, जो कि पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के सरहाली गांव का है, ये समय पे लाहौर के अंदर रह रहा है, पाकिस्तान ISI की पैट्रोनेज के अंदर। पाकिस्तान सरकार का सपोर्ट है, तभी ये लाहौर में इस समय बेस्ड है। पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप के साथ इसका लेना देना है। क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन, मिलिटेंट हार्डवेयर, लार्ज स्केल ड्रग स्मगलिंग, इसमें ये इन्वॉल्व है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। इंटरपोल ने 2022 में संधू के अगेंस्ट रेड नोटिस भी इशू किया था। तो अपने आप में एक बड़ा टेररिस्ट है, तो इसको भी यहाँ पे टेररिस्ट डिजिग्नेट किया गया। UAPA की बात करो तो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए 16वां संशोधन 1963 लाया गया, जिसमें पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन से रिलेटेड कानून बनाए जा सकते हैं। इसीलिए 1963 के इस 16वें अमेंडमेंट के बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 लाया गया, जिससे ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट कुछ किया जा सके। इसको बोला गया एंटी टेरर लॉ। पहले इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता था। 2019 में अमेंडमेंट किया गया, द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, और उसके बाद केंद्र की सरकार को ताकत दी गई कि किसी एक इंडिविजुअल को भी एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शेड्यूल में जोड़ने की ताकत है हमारी सरकार के पास, हटाने की ताकत है, शेड्यूल को अमेंड करने की ताकत है। ओवरऑल एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड है, उसको भी इंडिया के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा? जो एक्ट ऑफ टेररिज्म में कमिट करता है, पार्टिसिपेट करता है, प्रिपेयर करता है, प्रमोट करता है, एनकरेज करता है या किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने खत्म किया अपना करंट अफेयर्स दोस्तों। अब आ जाते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल में पहला आर्टिकल सोशल सिक्योरिटी एंड स्टोरी ऑफ टू बजट्स, आसमी शर्मा, नांसी पाठक, निखिल देव। ये जितने भी जन सरोकार प्लेटफॉर्म, पेंशन परिषद कैंपेन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस की जो अप्रोच है कहीं ना कहीं एंटी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे बोल रहे हैं, इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और ये पेरूज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स एंटी बीजेपी हैं या एंटी करंट सरकार हैं, और करंट सरकार से अगर पूछा जाए इन पॉइंट्स पे उसका व्यू पॉइंट, तो करंट सरकार कुछ और ही बोलेगी। बेसिकली अशोक गहलोत जी की सरकार ने 10 फरवरी को जो राजस्थान का बजट पेश किया है उसकी तारीफ की जा रही है कंपेयर टू यूनियन बजट 2023-24 जो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। तो यूनियन बजट की बात की जाए तो यूनियन बजट में सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर मेजर्स के लिए ओवरऑल पैसा काटा गया। मनरेगा स्कीम को जो पैसा एलोकेट किया गया वो यहाँ पे कम किया गया। अगर आप देखो तो जो करोड़ों की तादाद में एल्डरली और सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स हैं इंडिया में, उनके लिए खासा कुछ यहाँ पे किया नहीं गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो 2007 से लेके अब तक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंदर जो भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन्स दी जा रही है केंद्र की सरकार के द्वारा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। एल्डरली को 200 रुपये प्रति महीना दिया जाता है और विडोज और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को 300 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। तो ये 7 रुपये प्रतिदिन और 10 रुपये प्रतिदिन में तुम क्या ही कर लोगे। इसको लेकर एक बड़ा झरना प्रदर्शन भी हुआ था, यहाँ पे जो 60 साल से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ना एज के, उनको इन सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स ने पूछा, एल्डरली लोगों ने, कि भैया 7 रुपये प्रतिदिन में तुम क्या कर लोगे, एक दिन जी के दिखाओ 7 रुपये प्रतिदिन में। फिर ओवरऑल ये बोला गया कि ये जो पेंशन दी जा रही है वो सेंसस 2001 के हिसाब से दी जा रही है, और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो एलोकेशन है 9000 करोड़ का, ये ओवरऑल अगर आप देखो तो कई सालों से उतना ही चल रहा है। इनफैक्ट रियल टर्म्स में कम हो रहा है, क्योंकि 2021 में अगर आपने 9000 करोड़ एलोकेट किया और इस साल अगर 9000 करोड़ एलोकेट किया तो 2021 से लेकर अब तक में इन्फ्लेशन भी तो है, तो उस 9000 करोड़ की वैल्यू अब कम हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में 9652.31 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया था एनएसएपी में, और 2023-24 में एलोकेट किया गया है 9636, पिछले साल से 16 करोड़ कम। तो ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है यहाँ पे मजाक बनाया जा रहा है, पैसों का अलॉटमेंट कम किया जा रहा है और बढ़ते इन्फ्लेशन के चलते उसकी एक्चुअल वैल्यू भी कम हो रही है। और इसी पर्टिकुलर यूनियन बजट को अगर आप राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब द्वारा जो प्रेजेंटेड बजट की अगर आप बात करो तो ओवरऑल आपको फर्क दिख जाएगा। अब गहलोत साहब के बजट की तारीफ ये कैसे कह रहे हैं, जैसे गहलोत साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया है मिनिमम इनकम गारंटी एंड पेंशन लॉ, जिसके चलते रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के अंदर हर इंडिविजुअल को 125 दिन का काम मिलेगा साल भर में। जो मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पेंशन होगी राजस्थान में वो 1000 रुपये प्रति महीने होगी और हर साल उसमें 15% का इंक्रीमेंट होगा। फिर साथ साथ अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर स्कीम्स को जिसको राजस्थान की सरकार अनाउंस कर रही है, अगर उसको आप एनएसएपी के साथ मिला दो तो एनएसएपी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। एल्डरली, विडो और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज, इनको प्रोवाइड की जाती है। एनएसएपी के अंदर 3 आप कह लो स्कीमें आती हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, फिर इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। 3 प्रकार के लोगों को पेंशन दी जाती है, एक तो बूढ़े लोगों को, दूसरा विडो जो वुमेन है उनको, और दूसरा वो पर्सन जिनके ऊपर कोई डिसेबिलिटी है। अब ये ओवरऑल प्रोग्राम्स और इनको जो पैसा अलॉटमेंट है वो 15 साल से वही है, 2007 से लेकर 2022-23 तक ज्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जो टोटल एक्सपेंडिचर था उसका 0.58% एलोकेट किया गया था नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को। 2023-24 बजट का केवल 0.21% एलोकेट किया गया है।
अब केंद्र की सरकार ये बोलती है कि जितना केंद्र की सरकार एलोकेट कर रही है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, कम से कम उतना राज्य की सरकारें करें। पर ऑथर यहां पे बता रहा है कि अगर राज्य की सरकारों के स्कीम के रियल सोशल असिस्टेंस वाले हेड को आप चेक करोगे तो जितना केंद्र की सरकार देती है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, उससे कहीं गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है राज्य की सरकारें। अगर आप देखो तो राजस्थान अकेले सोशल सिक्योरिटी पेंशन प्रोवाइड करता है 90 लाख लोगों को, जिसमें से 10 लाख लोगों का खर्चा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से आता है, बाकी राजस्थान की सरकार अपने खर्चे पे करती है। इनफैक्ट राजस्थान की सरकार टोटल पेंशन पे जो पैसा खत्म कर रही है वो है 11,500 करोड़, और कुल मिला के केंद्र की सरकार ने नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए पूरे देश के लिए 9,636 करोड़ एलोकेट किए। तो सोचिए यहां पे कंपैरिजन क्या किया जा रहा है। ऑथर बोल रहा है कि पूरे देश के लिए यूनियन गवर्नमेंट 9,636 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, और अकेले राजस्थान कर रहा है 11,500 करोड़, जो कि पूरे देश के अलॉटमेंट से 30% ज्यादा है। अब यहां पे अगर आप केंद्र की सरकार के किसी सपोर्टर से उसका स्टैंड सुनोगे तो वो बोलेगा कि फ्री भी बांटी जा रही है। 11,500 करोड़ रुपए राजस्थान एलोकेट कर रहा है, बट राजस्थान से पूछो पैसा कहां से आ रहा है, वेलफेयर के लिए कहां से उधार उठाया जा रहा है, फिस्कल डेफिसिट कितनी है राजस्थान की, लॉन्ग टर्म में राजस्थान की सरकार क्या ये खर्चे अफोर्ड कर सकती है। एक्चुअली मेन क्वेश्चंस के जवाब भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाएंगे। तो सबका अपना अपना स्टैंड है यहाँ पे, जो बिल्कुल वेलफेयरिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है, इकोनॉमी को साइड रखता है, वो यहाँ पे ऑथर के साथ एग्री करेगा। जो इकोनॉमी के साइड है और सस्टेनेबल खर्चे की बात करता है, वो ओवरऑल केंद्र की सरकार के स्टैंड के हिसाब से सही रहेगा। तो हमें यहाँ पे एक बैलेंसिंग एक्ट करने की जरूरत है। फिर ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई 2007 से लेकर 2013 के बीच में क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन रेट है 193.19%। सालाना देखो तो एनुअल एवरेज इन्फ्लेशन रेट रहा है 6.95%। तो अगर 200 रुपया 2007 में पेंशन के तौर पे मिलता था एल्डरली लोगों को, ठीक है, तो वो आज की डेट में 2023 में होना चाहिए 586.38 रुपए। तो जो 200 रुपया प्रति महीना 2007 में दिया जा रहा था बूढ़े लोगों को, कम से कम आज आप दो 586 रुपए, पर आज भी 200 रुपए दिया जा रहा है। इसीलिए देखो तो बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर के सामने धरना दे रहे थे कि तुम 60 साल से ज्यादा हो, एक दिन 7 रुपए में काट के दिखाओ। फिर केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के ऊपर बिल फाड़ा जा रहा है। यह बोला जा रहा है कि हर साल जो केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज का और पेंशनर्स का डीए बढ़ता है, डीएनएस अलाउंस बढ़ता है, उससे सरकार का खर्चा आ जाता है 12,000 करोड़ रुपए का। और यहां पे ओवरऑल नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में 9,600 करोड़ रुपए लोकेट किए गए। तो बहुत फर्क है। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बोली जा रही है। प्लस जो भी ये पेंशन बांटी जा रही है सेंसस 2001 के डाटा के हिसाब से बांटी जा रही है। सेंसस 2001 अभी के लिए ऑब्सोलीट हो चुका है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। फिर राजस्थान ने क्या किया है, 2013 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पेंशनर्स का, उसको बदल दिया। इकोनॉमिक वल्नरेबल वुमेन 55 साल से ज़्यादा को पेंशन मिलेगी। ओल्ड एज पेंशन मेन को 58 साल से ज़्यादा पे मिलेगी। केंद्र की सरकार के अंदर डिसेबिलिटी का पेंशन आपको क्लेम करना है तो आपकी डिसेबिलिटी 80% होनी चाहिए। राजस्थान में ये प्रपोर्शन 40% है। तो इसीलिए देखिए कि पिछले कुछ सालों में राजस्थान में टोटल लोग जो सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स थे वो 14 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गए। आज की डेट में फिगर 90 लाख क्रॉस कर चुका है। तो ये सब चीजें हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि राजस्थान का एग्जाम्पल आपको फॉलो करना है। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इकोनॉमिक एंगल तो आपने चेक ही नहीं किया, पैसा कहाँ से आया राजस्थान की सरकार के पास, इसके ऊपर तो आपने बात ही नहीं की। तो ओवरऑल अब आप देखो सबके अपने अपने व्यू पॉइंट हो सकते हैं। आप क्या व्यू पॉइंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड न्यूज, द थियोलॉजी बियॉन्ड तालिबान्स मिसोजिनी। फैजुर रहमान साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। बेसिकली तालिबान की ये बहुत बुरी तरीके से बुराइयां कर रहे हैं और ओवरऑल मुस्लिम धर्म में कुछ ऐसे स्कॉलर्स का नाम ले रहे हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के अगेंस्ट बात की, जो कि गलत है। यूएस ने जब अफगानिस्तान से विड्रॉ किया अगस्त 2021 में, तो तालिबान जीत गया। लेकिन तालिबान ने बोला कि ठीक है, हम दुनिया को एश्योरेंस देते हैं कि हम वुमेन के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, वुमेन को राइट्स देंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। और शुरू में तालिबान ने अलाउ भी किया कि वुमेन वापस काम पे जा सकें, स्कूलों में जा सकें, लेकिन बस वो एक शैरेट था। धीरे धीरे देखो तो तालिबान जो एक्चुअली में करने वाला था उन्होंने करना शुरू कर दिया। अगर आप देखो तो मार्च 2022 में गर्ल्स के हाई स्कूल को बंद कर दिया गया, उसी दिन जिस दिन उन्होंने ओपन किया गया था। 2 महीने बाद हैबतुल्लाह अखुंडजादा जो कि तालिबान के लीडर हैं, उन्होंने बोला कि एक औरत के फादर को या उसके क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा या फिर तो उसको गवर्नमेंट सर्विस से निकाल दिया जाएगा अगर वो लेडी अपने फेस को रिवील करती है पब्लिक में। मतलब अगर वो प्रॉपर तरीके से बुर्का या हिजाब पहन के बाहर नहीं आती, उसका फेस नजर आ रहा है, तो उसके क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वुमेन डर जाएंगी। नवंबर 2022 में तो वुमेन को बैन कर दिया गया, वो पार्क्स नहीं जा सकती, जिम्नेजियम नहीं जा सकती। फिर न्यूज निकल के कि 27 अफगान जिसमें वुमेन भी थी उनको पब्लिक में कोड़े मारे गए फॉर सोडोमी, डिसेप्शन, फॉर्जरी एंड डिबॉचरी। और पहला पब्लिक एग्जीक्यूशन भी तालिबान के द्वारा उसी महीनों में किया गया, मतलब नवंबर 2022। फिर अगर आप देखो तो 20 दिसंबर 2022 को हर वुमेन को हर प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बैन कर दिया गया इन द नेम ऑफ वुमेन ऑनर। जो मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन है नेदा मोहम्मद नदीम, उनका ये बोलना है कि अगर ये लड़कियां पढ़ेंगी तो ये इस्लाम और अफगान ऑनर के अगेंस्ट जाने वाले सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करेंगी। और ये सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग, जिनमें पढ़ाई को प्रमोट किया जाता है। फिर अगर आप देखो तो ये वायलेंट क्रेडो तालिबान का सामने सामने निकल के आ रहा है। और इस प्रकार का जो क्रेडो है, इस प्रकार का जो थॉट प्रोसेस है, पोस्ट प्रोफेटिक मुस्लिम स्कूल्स में देखा गया है। जैसे दियोबंदी मौलवी अशरफ अली थानवी, ये 1943 तक एक्टिव थे। इन्होंने बोला कि लड़कियों को ज्योग्राफी मत पढ़ाओ, अगर उनको ज्योग्राफी पढ़ाओगे तो उनको लोकेशन और रूट्स जिससे भागा जा सकता है उसके बारे में पता चल जाएगा। फिर थानवी की जो अल्मा मैटर था दारुल उलूम देवबंद, यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जो को एजुकेशन स्कीम है जहाँ पे लड़कियां और लड़के साथ में पढ़ते हैं, ऐसे कॉलेज और ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे इविल्स पनपते हैं जो कि अनलॉफुल है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जानी। फिर सर सैयद अहमद खान की कुछ बुराई की है, वहीउद्दीन खान जो कि पद्म विभूषण अवार्डी हैं उनकी बुराई की है। वहीउद्दीन खान के लिए बोला गया कि ऐसा बोलते थे कि जेंडर इक्वलिटी तो एक मिथ है, वुमेन को मेन से अलग बनाया गया है, वुमेन आर बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन, तो एजुकेशन आप करा दो बट जो मेन पढ़ रहे हैं वो वुमेन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल जो पोस्ट प्रोफेटिक इस्लामिक स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसमें वुमेन को लेके जो यहाँ पे बायस है उसको क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं फैजुर रहमान साहब। ठीक है भाई। फिर कुछ और रिलीजियस टेक्स्ट को यहाँ पे कोट किया, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस रिस्पेक्ट में, जो कि देखिए इन सब टॉपिक्स में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, आप पढ़ सकते हो। एग्जाम परस्पेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं, जितना काम का था बता दिया। फिर भाई मनरेगा के रिस्पेक्ट में केंद्र की सरकार ऑफ कोर्स जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप देखो तो किसी भी वेलफेयर प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो उसके इंप्लीमेंटेशन के कन्विक्शन में 17 साल से मनरेगा इंप्लीमेंट हो रहा है और बहुत सी स्टडीज ने बताया कि रूरल एरिया में जो इसका इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है। ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट के समय पे गरीबी को कम किया है मनरेगा ने, हाउस होल्ड कंजम्पशन को इंप्रूव करवाया है पुअर सिटीजन्स के लिए, मॉनसून डेफिशिएंट सीजन्स में इंश्योरेंस की तरह काम किया है, लोगों को नौकरियां, खाना पीना, फूड सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की है। पैंडेमिक के समय में हजारों की तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स शहरों से लौट के गांव में चले गए, उनके सपोर्ट बस की तरह काम किया मनरेगा ने रूरल इलाकों में। ठीक है, लेकिन एक जो इशू मनरेगा के रिस्पेक्ट में उठाया गया जो कि काफी जेन्युइन है वो ये है कि मनरेगा से जो वर्क्स बनाए गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया वो इतना यूजफुल नहीं था। जो रोड्स और इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए ये प्रॉपर नहीं थे, प्रॉपर तरीके से इनको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। ठीक है ना, ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बोली जा रही हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो यूनियन गवर्नमेंट नो डाउट मनरेगा की इंपॉर्टेंस को समझती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यूनियन गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि इट इज अ फिजिकल बर्डन। सीधे सीधे नहीं बोलती है बट कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट के स्टांस से ऐसा लगता है। क्योंकि अगर आप देखो तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में पूरे बजट का 2.14% मनरेगा को दिया गया था और यही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हो गया 1.33%। तो मनरेगा में अलॉटमेंट कम कर रही है सरकार। जब सरकार को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वेज डिलेज हो रहे हैं, अंडर फंडिंग हो रही है, उसके बाद भी मनरेगा को अलॉटमेंट सरकार कम कर रही है, मतलब कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है। एक तो सरकार का शायद ये बोलना है कि मनरेगा एक इंश्योरेंस स्कीम है, अगर आपको कुछ और नहीं मिल रहा तो आप मनरेगा करो। दूसरा सरकार का ये बोलना है कि मनरेगा के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है ग्राउंड लेवल पे वो इतना यूजफुल है नहीं, बस नाम भर के लिए उसको बना दिया जाता है, उसकी बात की यूटिलिटी बहुत कम होती है। करप्शन आधार बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद भी पनप रहा है यहाँ पे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर गिरिराज सिंह साहब, उन्होंने बोला है कि इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए 100% पैसा केंद्र की सरकार देती है। बेहतर ये रहेगा कि इस खर्चे को 60-40 प्रोपोर्शन में बांटा जाए, 60% केंद्र की सरकार दे और 40% राज्य की सरकार दे। तो अगर राज्य की सरकार की जेब से पैसा निकलेगा तब जाके कहीं मनरेगा में करप्शन कम होगा। तो इस हिसाब से देखो तो भाई मनरेगा की इफेक्टिविटी यहां पे और कम हो जाने वाली है। क्योंकि देखिए राज्य की सरकारों के पास पैसा कम है जीएसटी के आने के बाद, और ओवरऑल केंद्र की सरकार के अक्सर ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि केंद्र की सरकार सेस बढ़ा रही है। तो सेस बढ़ाने के चलते पूरा का पूरा खर्चे वाला पैसा केंद्र की सरकार पहुंच रहा है, राज्य की सरकारों के पास वैसा भी पैसा कम पहुंच रहा है। जीएसटीसी कंपनसेशन वाला सेस वाला इशू भी है। तो इस कंटेक्स्ट में
अगर केंद्र की सरकार ये स्टैंड रहती है कि मनरेगा के खर्चे का 40% राज्य सरकार से लो, तो अपने आप में पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है वो बहुत डिफीटिंग हो जाएगा, लोगों को वो मदद नहीं मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। ये बातें यहाँ पे बताई जा रही। फिर आज का आखिरी आर्टिकल, एग्जीक्यूटिव फियाट, पार्लियामेंट शुड रिमेन अ फोरम फॉर फ्री डिबेट एंड डिस्कशन। देखिए, रिसेंटली 7 फरवरी को लोकसभा में अपनी स्पीच देते हुए राहुल गांधी ने कुछ स्टेटमेंट्स में यह बोल दिया कि भाई गौतम अदानी जी के साथ नरेंद्र मोदी की विजिट कहां कहां हुई, नरेंद्र मोदी जी ने कहां कहां पे बिजनेस प्रोजेक्ट्स में गौतम अदानी को सपोर्ट किया। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के साथ डायरेक्ट गौतम अदानी के लिंक्स के रिस्पेक्ट में राहुल गांधी जी ने कुछ बोल दिया। इस बात को लेकर राहुल गांधी जी के ऊपर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा का इल्जाम लगाया गया। इनफैक्ट उनके जो रिमार्क्स थे ना, ये जो पोर्शन ऑफ रिमार्क्स थे जहां पे नरेंद्र मोदी जी के टाइज विद गौतम अदानी के साथ बातचीत की जा रही थी, इन रिमार्क्स को एक्सपंज कर दिया गया लोकसभा के जो रिकॉर्ड्स थे वहां से। और ये जो राहुल गांधी जी की स्पीच थी ना, ये मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था वहां पे दी गई, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पे पार्लियामेंट के मेंबर्स का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करना। और यहां पे एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके हेड है प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी के ऊपर यहां पे स्टेटमेंट दिए गए। तो अगर मोदी जी के ऊपर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के नाम पे दबा क्यों रहे हो, कर्टेल क्यों रहे हो, एग्जीक्यूटिव फियाट के माध्यम से उसको दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है। मानी जी ने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो पॉलिटिकल पेट्रोनेज के रिस्पेक्ट में है अदानी ग्रुप को। अभी रिसेंटली हिंडनबर्ग बेस्ड जो शॉर्ट सेलर था यूनाइटेड स्टेट्स ने, उसने अदानी के स्टॉक मैनिपुलेशंस को लेकर कुछ बोल दिया। उसके बाद स्टॉक मार्केट में अदानी के दाम बहुत ज्यादा गिर गए। तो ऑब्वियसली बात है, अदानी के ऊपर एक क्वेश्चन आया और इस बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी अदानी की किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं उसको लेके यहाँ पे राहुल गांधी ने क्वेश्चन उठ दिया। तो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसको जवाब दो, ना कि उसके जवाब को दबाने की कोशिश करो थ्रू प्रिविलेज एंड एक्सपेंजिंग द रिमार्क्स। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।